श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ पॉइंट। हमारी जो क्लास चल रही थी उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। रेजिस्टेंस का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, संयोजन वगैरह अपन पूरे ध्यान से देख रहे थे। उसके बाद में अपन ने वोल्टेज, धारा सोर्स और पावर एनर्जी के बारे में टर्म एंड कंडीशन देखी थी, किसे इनकी परिभाषाएं देखी थी, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। पावर क्या होती है, मतलब पावर मतलब शक्ति, ऊर्जा, है ना। और वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बारे में संबंधित अपन ने कुछ देखे थे। तो आज हमारे पास एक टॉपिक है आदर्श स्थिर वोल्टेज स्रोत। मतलब आदर्श स्थिर वोल्टेज स्रोत, मतलब इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। तो ये आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या हो सकता है? जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स है, ये प्लस और ये माइनस है, और हमारे पास एक ये वोल्टेज सोर्स है। तो ये आदर्श कंडीशन में कब होगा? हमें ये टर्मिनल पॉइंट पे यहाँ पे हमें स्थिर कांस्टेंट कब मिलेगा? जब यहाँ पे एक प्रतिरोध जुड़ा होगा छोटा मान का, और इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं, इसमें बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध आर आई। तो इसका मान कितना होना चाहिए? शून्य, है ना। यहाँ पे यदि इसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होगा तभी तो यहाँ से पूरा पूरा वोल्टेज सोर्स, हमें यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का मान भी जीरो हो जाएगा। जब वोल्टेज ड्रॉप का यहाँ पे आंतर में सोर्स में कोई वोल्टेज ड्रॉप, किसी प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो ये हमारे टर्मिनल वोल्टेज पे प्लस माइनस यहाँ पे जो मिलेगी हमें टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज ये पूर्ण रूप से मिलेगी, है ना। तो ये आदर्श स्थिर वोल्टेज स्रोत होता है, कांस्टेंट होता है आइडियल कंडीशन में, कि इसमें कोई किसी प्रकार का ड्रॉप भी नहीं होता, ये परिवर्तित भी नहीं होता है। तो इस प्रकार के वोल्टेज सोर्स को हम बोलते हैं आदर्श स्थिर वोल्टेज स्रोत। तो इसमें लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए आदर्श वोल्टेज स्रोत, आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध, आदर्श स्थिर वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। यदि यहीं पे हमसे बोल दिया कि भाई अब आदर्श स्थिर वोल्टेज स्रोत है, तो आदर्श हमारे पास में क्या हो सकता है? आदर्श स्थिर करंट सोर्स भी तो हो सकता है, स्थिर करंट स्रोत। तो इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? आइडियल कांस्टेंट, कांस्टेंट करंट सोर्स, ठीक है ना। इसको ये बोल सकते हैं। अब यदि ये आइडियल कंडीशन में कब हो सकता है? जब हमारे पास एक सर्किट हो और यहाँ पे क्या जुड़ा हो, गैल्वेनोमीटर या अमीटर जुड़ा हो। तो इस प्रकार से हमारा ये मान लो करंट सोर्स है, करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स हमें यहाँ पे नियत कब मिलेगा? यहाँ पे तो इसके वोल्टेज सोर्स के हमने सीरीज में आंतरिक प्रतिरोध होता है, लेकिन इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है सोर्स के समांतर क्रम में होता है। सोर्स के समांतर क्रम में इसका प्रतिरोध होता है, और इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है अनंत। जब इसका मान अनंत होगा तो यहाँ पर हमें नियत कांस्टेंट, हमें टर्मिनल पर नियत हमें करंट प्राप्त होती रहेगी। क्यों? आदर्श स्थिर करंट सोर्स हमारा कहलाएगा, क्योंकि जब इसका मान अनंत होगा तो इस प्रतिरोध में से, इस सोर्स के प्रतिरोध में से किसी भी माध्यम से यहाँ पे हमें क्या होगा? करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि इसका मान अनंत होगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान समांतर में अनंत होगा। तो यहाँ पे इसमें सोर्स में किसी प्रकार का कोई वोल्टेज ड्रॉप या लॉस, करंट लॉस वगैरह होगा नहीं, और हमें टर्मिनल पर हमें फुल किसी लोड पर हमें आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स मिल जाएगा, है ना। तो इसे ही हम कांस्टेंट करंट सोर्स बोलते हैं। तो इसमें लिख लो, इसमें लिख लो आदर्श स्थिर करंट स्रोत में, आदर्श स्थिर करंट सोर्स मतलब आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स में करंट सोर्स का लिख लो, करंट सोर्स का, करंट सोर्स के समांतर में, करंट सोर्स के समांतर में
के समांतर में आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा होता है, के समांतर में आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा होता है, इसका मान अनंत होता है, इसका मान अनंत होता है। ठीक है, ये आदर्श स्थिर वोल्टेज सोर्स किसे कहते हैं और आदर्श स्थिर करंट सोर्स किसे कहते हैं, कि छोटी सी बात थी, इसको हमने यहाँ पे समझ लिया कि आदर्श स्थिर वोल्टेज स्रोत कब होगा, जब किसी सोर्स के सीरीज में मतलब श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जुड़ा होगा जिसका मान शून्य होगा, और आदर्श स्थिर करंट सोर्स हमारा क्या होगा, इसके सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध हमारा समांतर में जुड़ा होगा, पैरेलल में जुड़ा होगा, और इसका मान क्या होगा, अनंत होगा, तब ये होगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं रेजिस्टेंस से संबंधित परिपथ को सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तो हमने रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ा, रेजिस्टेंस को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो इसके बाद में हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, समांतर क्रम में जोड़ा, और इसका इक्विवेलेंट मान हमने निकाल लिया। फॉर्मूला पता है, करंट डिवाइडिंग रूल पता है, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल पता है, हमने पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सर्किट सॉल्व करेंगे। कोई भी रेजिस्टेंस से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन आए हमको सॉल्व करना है, हमें बनाना है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है 12 ओम के 12 ओम प्रतिरोध के 12 ओम प्रतिरोध के एक तार को मोड़कर यदि समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तब त्रिभुज के क्वेश्चन नोट करते चलो, है ना, साथों साथ अपने को स्पीड अब तेज रखनी है। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, तो हमें स्पीड अपनी मेंटेन करके रखना है ना। तो अपन क्वेश्चन को साथ साथ नोट करके त्रिभुज के नोट कर लो, चलते हैं ना आगे। क्वेश्चन देखो, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा पर समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 12 ओम है, 12 ओम का एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज मतलब इसकी सभी भुजा समान होगी। अब त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती, 3। अब हमारे पास 12 ओम का एक तार है, मान लो एक ही हमारा तार है जिसका हमारे पास क्या है, इसका प्रतिरोध हमारे पास 12 ओम है। अब इसे 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 3 भागों में बराबर डिवाइड करेंगे, तो 12/3 करेंगे तो हमारा एक भाग का मान कितना आ जाएगा, 4 ओम। तो जैसे 4 ओम, ये इसका 4 ओम, इसका 4 ओम, तो इसको मिला के हमने क्या बना दिया, एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। जैसे एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, इसका नाम जैसे ABC दे दिया। अब इसमें इस वाले तार का प्रतिरोध हमारे पास कितना है, 4 ओम है। इस वाले तार का प्रतिरोध हमारे पास कितना है, 4 ओम है। और इस वाले तार का प्रतिरोध हमारे पास कितना है, 4 ओम है ना। हमने इस वाले एक पूरा कंप्लीट तार था जिसका प्रतिरोध 12 ओम था, और हमें उसको मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो समबाहु त्रिभुज बनाना है तो उसमें 3 भाग कर देंगे उसके, तो 3 भाग हमारे बराबर से करेंगे, तो एक भाग का प्रतिरोध होगा 4 ओम। अब इसके किन्हीं 2 भाग पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो समतुल्य प्रतिरोध हमारा R और BC यहाँ पे हो जाएगा, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं इसको, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे ज्ञात करना है तो क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सबसे अच्छा आसान काम तरीका मैं बताता हूं क्या है ना। जैसे सर्किट हमारे कोई भी
आड़े टेढ़े तिरछे कनेक्शन उल्टे सीधे आते हैं। और कहीं पर भी यदि हमसे पूछता है कि इन दो बिंदुओं पर, जैसे यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा पे, एक भुजा ये एक भुजा ये, तो इन दो भुजाओं के मध्य का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो भुजाओं के मध्य का समतुल्य प्रतिरोध क्या है, जहां पर हम सप्लाई देंगे वो बिंदु को, वहां पे समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो इसका एक तरीका है, जैसे हमारे पास ये इस प्रकार की कोई आकृति है, मतलब मैं सिर्फ समझा रहा हूं, कोई भी कहीं से कम है कहीं से ज्यादा है ना, कहीं से कम है कहीं से ज्यादा है, कहीं से ये तिरछा है कहीं से गोलाकार है, कहीं से ये सीधा है कहीं से आयताकार है, कहीं से लगभग त्रिभुजाकार है। तो ये एक प्रकार का एक, मान लो कोई फ्लोर है, फर्श है, तो इस पे क्या है, हमें बोला कि ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु पर, ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु पर समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो अब समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे इस जो आकृति है, इस आकृति वाला एक कमरा है, फ्लोर है, और इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। जब यदि इसमें पानी भरा हुआ है और हमें बोला कि इस दरवाजे से बाहर निकालना है, ये जो इन दो बिंदुओं के मध्य से बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे बाहर निकालेंगे। हल्का हल्का पानी भरा है, समतल है, तो कैसे बाहर निकालेंगे। यदि हम वाइपर से पानी निकालते हैं तो क्या करेंगे, पानी को इधर से ऐसे धकाते लाएंगे, ऐसे करके फोर्स करके इधर नीचे धकाएंगे, ऐसे ऐसे नीचे धका के, और इन दो बिंदुओं से यहाँ पे हम क्या निकाल देंगे, पानी को बाहर निकाल देंगे। यदि यही चीज यहाँ पे ना होके हमसे सवाल में पूछ लेता कि इन दो बिंदुओं पर कौन सी, इन दो बिंदुओं पर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए इसी आकृति में, तो इन दो बिंदुओं पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि हमें ज्ञात करना, समतुल्य प्रतिरोध, तो हम क्या करेंगे, पूरा जो पानी होगा हम पानी को इधर से धकाते लाएंगे और इन दो बिंदुओं के बीच से हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब यदि हम, इसका मन हुआ एग्जामिनर का, भाई हमको इस जगह का भी नहीं पूछना है, हमको पूछना है इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु पे, तो क्या करेंगे, अपन इधर से भी नहीं ले जाएंगे इधर से भी नहीं ले जाएंगे, हम सीधा यहां से पूरा इधर ऐसे समेटते हुए पूरा पानी को निकाल के इन दो बिंदुओं के बीच से हम निकाल देंगे। यदि एग्जामिनर का मन हुआ कि भाई हमको यहां से नहीं, हमको इन दो बिंदुओं के बीच से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, ये दो बिंदुओं के बीच है, तो हम पूरे को समेट के पानी को लेके आएंगे और इन दो बिंदुओं के बीच से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरफ से पूछा होता है उसकी दूसरी तरफ से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये आसान तरीका था, मैंने बताया एक एग्जाम्पल देके कि जिस बिंदु पर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो उस पर उसके विपरीत दिशा, मतलब उसके उल्टे तरफ से हमें लाना है, क्योंकि हमें पानी कहां से निकालना है, यहां से। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहां पे निकालना है, यहां पे निकालना है। हम सोर्स कहां पे दे रहे हैं, यहां पे देंगे। हम किसी प्रकार का सोर्स जोड़ेंगे या फिर वोल्टेज सोर्स जोड़ेंगे तो यहां पे जोड़ेंगे, है ना। तो हमें इधर से सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना कि तरफ जहां पर भी हमसे पूछे, भुजा नहीं, यहाँ पे अपन सिरों पर लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक, सिरों पर समतुल्य प्रतिरोध। तो ये याद रखना कि जहां से हमें पानी निकालना होता है हमें उधर से सॉल्व धकाते लेके आएंगे, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन को इधर से सॉल्व करके लेके आएंगे। अब जैसे हमारे पास में क्या है, ये वाला समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या क्या प्रतिरोध है, 4 ओम हो गया। अब किसी त्रिभुज किन्हीं दो सिरों पर, एक ये सिरा ले लिया और एक सिरा, अब समबाहु त्रिभुज है, प्रतिरोध समान है, तो हम किसी भी इसमें निकालेंगे तो इसका मान समान निकलेगा। अब कैसे निकलेगा, जैसे अब हम बी और सी पर देखते हैं, बी और सी पर निकालेंगे तो हम सॉल्व किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से सॉल्व करते लाएंगे और इन दो बिंदुओं के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये दोनों हमारे कैसे जुड़े हुए हैं, ये वाले जो हमें दिख रहे हैं, ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध हमारा कैसे जुड़ा है, ये जुड़ा है, सीरीज में जुड़ा है। इतना समझ में आया।
ये सीरीज में है, तो सीरीज में हमें रेजिस्टेंस जोड़ना होता है। तो क्या होता है, जब सीरीज में रेजिस्टेंस है तो 4 + 4 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों प्रतिरोध को और एक चीज और, हमेशा तार का में जब तक प्रतिरोध का मान नहीं दिया है तो तार का प्रतिरोध हम 0 ही मानते हैं, उसका किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं होता है ना। तो जैसे इस वाले प्रतिरोध का मान 4 है, इस वाले का 4 है, 4 4 8 जोड़ के हो गया। और ये वाला जो प्रतिरोध, ये वाला जो तार है, तो इसका प्रतिरोध हम 0 मानेंगे, इसका प्रतिरोध हम 0 मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये तार है, जो प्रतिरोध तार का प्रतिरोध है, हमने उसका प्रतिरोध का सिंबल बना के टोटल प्रतिरोध इस जगह पे ला लिया। अब ये कनेक्शन वायर है, तो ये क्या करेंगे, इसका प्रतिरोध 0 होता है, मतलब ये इनके बीच में धारा अनंत होगी। और धारा अनंत कहाँ होती, जहां शॉर्ट होता है, वहां धारा अनंत होती है, प्रतिरोध एकदम 0 हो जाता है। तो यहाँ पे प्रतिरोध 0 होगा, मतलब ये जुड़ा हुआ होता है। तो अब ये 8 ओम आ गया इन दोनों का, तो हम क्या करेंगे, एक नया डायग्राम बनेगा हमारा। तो जैसे हमें किसके बीच चाहिए, इसके बी और सी के बीच चाहिए था, बी और सी के बीच यदि हमें चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इन दोनों प्रतिरोध को बदलकर, हम सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इन दोनों को बदलकर हम एक 8 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो बी सिरे से जुड़ा हुआ है और कहां पे आके जुड़ा है, सी पे जुड़ा है ना। बी से ये वाला तार जुड़ा हुआ है और ये दोनों प्रतिरोध का मान हमने 8 ओम यहाँ पे रख दिया, और ये दूसरा सिरा इनका कहां पे जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा है सी पर। तो ये बी और सी पर ये क्या हो गए, ये दोनों समांतर हो जाएंगे। इसका प्रतिरोध कितना है, 4 ओम। ठीक है, अब इतने क्लियर हुआ कि पहले क्या करना, जहां से हमें ये दिख रहा है उधर से जहां पे निकालना है उसकी विपरीत दिशा से हमें सॉल्व करना है पहले। और जो आपने को सीरीज या पैरेलल में जैसे दिखते हैं, जो सॉल्व करने में आसान होते हैं, हम उससे सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों प्रतिरोध की जगह में हमने 8 ओम रख दिया, इसकी जगह में 4 ओम रख दिया। अब ये दोनों क्या हो गए, अपने समांतर हो गए। 8 ओम का प्रतिरोध प्लस 4 ओम का प्रतिरोध, तो हम क्या फॉर्मूला लगा लेंगे, आर ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल जाता है। तो 8 गुणित 4 बटे ये 12 हो जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8/3 आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R बराबर, इसका मान हमारे कितना निकलेगा, 8/3। यदि ये ओम होगा, यदि आंसर हमें ऑप्शन दशमलव में पूछे तो 3 से भाग दे सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 6 18, ये ऐसे 6 6 करके इस प्रकार से इसका ओम आ जाएगा। तो हमें एग्जाम में ऑप्शन देख के आंसर 8/3 ऑप्शन में है तो 8/3, यदि दशमलव है तो दशमलव तक पहुंचना पड़ेगा। तो सॉल्व इस प्रकार से करते हैं, जो कॉन्सेप्ट बताया, पानी जिस दरवाजे से निकालना है उसके विपरीत दिशा से हम सॉल्व करते आएंगे, है ना। तो ये इस प्रकार से है। अब ये क्वेश्चन तो हो गया, अब इसके अलावा और भी क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास, एक क्वेश्चन तो अपना अगला क्वेश्चन है, 18 ओम प्रतिरोध के एक तार को मोड़कर एक वृत्त बनाते हैं, तब वृत्त के किसी एक व्यास के सिरों पर हमें समतुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हमें 18 ओम का एक तार है और यदि हम इसका एक वृत्त बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार बनेगा, और तार का पूरा प्रतिरोध कितना है, 18 ओम। जब हम व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, ये व्यास हो गया, तो इसको 2 हिस्से में बांट देता है। कंप्लीट तार का प्रतिरोध था 8, और इससे वृत्त यदि 2 भागों में बट गया तो 18 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो ये एक हिस्से का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इस वाले यहां से लेके यहां तक का एक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, एक प्रतिरोध हम लगा देते हैं तो ये 9 ओम के बराबर होगा। और इस वाले प्रतिरोध को हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये 9 ओम के बराबर होगा। अब हमें इस व्यास के सिरों पर क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन ने ये बोला 18 ओम के प्रतिरोध को मोड़कर एक वृत्त बनाते हैं, उसके किसी एक व्यास के सिरों पर,
हमें समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के अब आगे इस प्रकार सोल्व करने पे ये आया। अब ये दोनों क्या होंगे, ये व्रत है। यदि हम थोड़ा सा इसको आसान तरीके से बनाए तो क्या हमें दोनों प्रतिरोध इस प्रकार दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 9 ओम और ये 9 ओम, ठीक है, दिख रहा है। तो ये दोनों कैसे हैं? समांतर में है ना। ये थोड़े इस तार है, तार को कैसे भी मोड़ दो, हमें तो आसान अच्छा दिखने के लिए हम ऐसे कर दिए, इसने व्रत में मोड़ा है। तो हमको क्या है, तार कैसे भी मुड़ा हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें वैल्यू से मतलब है ना। तो ये दोनों समांतर में है तो क्या हो जाएगा, 9 समांतर 9 है तो क्या हो जाएगा, दोनों प्रतिरोध समान है तो 9/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 4.5 ओम। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम आगे थोड़े से इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन सर्किट देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अब ये अगला क्वेश्चन है। अब ये हमें सर्किट दिया गया है, ये परिपथ दिया गया है, और ये परिपथ देने के बाद में हमें क्या पूछा है, बिंदु x व बिंदु y के मध्य समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। समतुल्य प्रतिरोध कहाँ ज्ञात करना है, हमें समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पे ज्ञात करना है, बिंदु x और y के मध्य। तो हमने क्या सीखा था इससे पहले के कॉन्सेप्ट में कि हमें जिधर का यदि जिस बिंदु पर समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हम उसके विपरीत दिशा से, उसके उल्टे दिशा से, उस दिशा से हमें पूरा सॉल्व करके लेके आते हैं। तो अब क्या है, सबसे पहले एक चीज रख लो कि नियम हमारा एक ही है कि जिस दिशा में जिस बिंदु पर पूछा है, नियम भी आपको इसको नोट कर लो, है ना। किसे ऐसे सर्किट को सॉल्व करेंगे आसान पड़ता है, ये अपने सॉल्व करने का आसान तरीका जो है मैं बता रहा हूं। जो जिस बिंदु पर हमें समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, जिस बिंदु पर समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, उसके विपरीत दिशा से सॉल्व करते हैं, उसके विपरीत दिशा से परिपथ को सरल बनाते हैं। ठीक है, ये एक लाइन में अपना दोनों चीजें कंप्लीट हो गई हैं। तो अब क्या करेंगे, इस दिशा से हमें यहाँ पे पूछा था, हम इधर से सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो अब हम सर्किट देखते हैं। तो ये 10 ओम का, ये 5 ओम का और ये 5 ओम का, ये तीनों प्रतिरोध कैसे हैं, ये है सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज में है तो सीरीज में ये दिख रहा है कि नहीं, ये एकदम पूरा यहाँ से जोड़ा, ये इससे जोड़ा, ये इससे जोड़ा, तो ये पूरा कंप्लीट तीनों प्रतिरोध सीरीज में है तो तीनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 10 + 5 + 5, ये 20 ओम के बराबर हो जाएगा। तो ये तीनों प्रतिरोध के बराबर में अपन एक 20 ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं। तो परिपथ को सरल बनाएंगे तो तीनों प्रतिरोध की जगह हम एक प्रतिरोध लगा देते हैं। तो कैसे लगा देंगे, हमारा अगला डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये x बिंदु हो गया, ये y बिंदु हो गया, ये पहले से 20 ओम दिया और ये तीनों प्रतिरोध के जब सीरीज में जुड़ गया, श्रेणी में जब है प्रतिरोध, तो ये तीनों जुड़ गए तो किसका है, 20 ओम, तो इसका मान हम 20 ओम रख दिए। तो यही सर्किट हमें यहाँ पे मिल गया, पर ये अलग रूप में मिला। अब इसी से ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, हमें पैरेलल दिख रहे हैं, क्योंकि हमें इधर से सोल्व करना है तो ये इधर से, ये और ये दोनों समांतर है। तो हमारा क्या होगा, 20 समांतर 20 यदि समांतर में है, मतलब पैर समांतर में यदि हमारे प्रतिरोध है तो समांतर में क्या होता है, यदि दोनों प्रतिरोध समान है तो क्या होता है, R/N हो जाता है, तो 20/2 हो जाएगा। तो ये 10 ओम हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध जो होगा कितना होगा, 10 ओम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज के अभी की क्लास में इतना ही था, अब बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, श्री राधे ITI इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग अब तैयारी कीजिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए, ITI इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल की एकदम अपनी तैयारी एकदम तगड़ी रखिए।
पता नहीं कि अपना कोर्स कंप्लीट होगा नहीं होगा, लेकिन जितना होगा वो अपन अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। जो अपना पढ़ा हुआ उसमें से कुछ भी एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व आगे भी 1-2 क्लास में हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही था, है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।